हाँ, तो इस चैप्टर का ये अपना लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका ज़बरदस्त एक बड़ा सा लाइव टेस्ट होगा। उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। थोड़े फैक्चुअल बातें ज़्यादा हैं, आज भी थोड़ी फैक्ट ज़्यादा रहेंगी, पहला तो और भी ठीक था, लेकिन आज वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आज की क्लास है, टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको जब भी ये भी कहा था कि जितने भी मैं चार्ट बनवा रहा हूँ, चार्ट को अच्छे से याद कर लेना। ये चार्ट सब कुछ है, ये दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, और जिस दिन चैप्टर का रिवीजन करो, ये चार्ट घूमने चाहिए दिमाग में, चाहे वो पढ़ा था इस हिसाब से, ठीक है। जैसे कि आज की शुरुआत करेंगे अपन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण या फिर उद्योगों का वर्गीकरण, बात एक ही, या तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण पूछ लेगा या फिर सिर्फ उद्योगों का वर्गीकरण पूछ लेगा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बात एक ही है। तो वो किस किस आधार पर, तो बेसिकली 4 आधार के ऊपर, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट या आउटपुट, या बेस्ड ऑन ओनरशिप, यानी कि आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ये 4 आधार हैं। चारों से मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, 1, 2, 3 और ये 4, चारों से 4 क्वेश्चन लिए बड़े बड़े। सबसे पहले एक की PhD करने वाले हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे विनिर्माण उद्योगों या फिर सिर्फ उद्योगों, इंडस्ट्रीज के जो आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज, ये हेडिंग, आकार के आधार पर उद्योग, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। उसमें भी 3 है, कुटीर उद्योग यानी कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज इंडस्ट्री बोल दिया, जिसमें कलाकृति शामिल है। दूसरा नंबर 2 है, ये तो पहला था, नंबर 2 है छोटे पैमाने के उद्योग यानी स्मॉल साइज मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 3 है बड़े पैमाने के उद्योग यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। 3 इसके अंदर आ जाते हैं। तो फिर सुन लो, अपन ने जो भी चार्ट बनाया था ये वाला, तो आकार के आधार पर 3 इसके टाइप है, आकार यानी साइज के बेस पर। पहला कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तीनों एक एक लेंगे अपन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आकार के आधार पर, ठीक है, आकार पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। इंडस्ट्रीज मतलब डिस्क्राइब द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, उनका आपको डिस्क्राइब करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या लिखेंगे, यहाँ से आंसर शुरू करेंगे कि किसी उद्योग का आकार, उसमें निवेशित पूंजी, कार्यशील श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसका आकार कितना है, उस आकार में क्या क्या शामिल होता है कि आपने उसमें कितना पैसा निवेश किया है, कितना पैसा लगाया है, नंबर 1। दूसरा, उसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है, लेबर कितना है, नंबर 2। और तीसरा, उत्पादन की मात्रा कितनी है, मतलब प्रोडक्शन कितना आपके हो रहा है। 3 बातें सबसे ज़्यादा किसी भी उद्योग के आकार के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि साइज ऑफ इंडस्ट्रीज डिटरमाइन बाय अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर 1, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, नंबर 2, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 3, ठीक है ना। ये जो हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज कैन बी क्लासिफिकेशन अमंग फॉलोइंग कैटेगरीज, और नीचे में लाइन में लिखना है, मतलब ये यहाँ तक आपको लाइन लिखनी है। फिर लिखना है कि आकार के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज कैन बी क्लासिफाइड, कौन कौन से हैं देखो। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग, जो मैंने अभी आपको बता भी दिए, ठीक है। तीनों जो स्टार्टिंग में चार्ट बनाया था, एक एक को लेंगे। कुटीर उद्योग, एग्जाम में छोटा अगर क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना सा पूछ सकता है कि कुटीर उद्योग क्या है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या है, या फिर कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, इतना सा आ सकता है। लेकिन अपन को पूरी बातें समझनी तो जरूरी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। देखो, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया कि उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो कुटीर उद्योग है, निर्माण की छोटी इकाई, ठीक है। यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री इज द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है ये, ठीक है। और इसमें होता है क्या है, इसमें शिल्पकार जो होते हैं वो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों का परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे हमने देखा होगा, ये फावड़े बनाने वाले लोग हैं ना, छोटे मोटे बर्तन बनाने वाले लोग, चटाइयाँ बनाने वाले लोग, फर्नीचर बनाने वाले लोग, वो सब अपने घर में ही काम करते हैं। कोई बड़ा बिजनेस नहीं होता, छोटा सा अपने घर के अंदर ही काम कर लेते हैं, जिसमें एक पिताजी, उनके बेटा या फिर उनकी वाइफ, ये सब मिलके काम करते हैं। वो घर के मेंबर सभी मिलके बनाते हैं। जैसे फर्नीचर काम हो गया, ये अपने खिड़कियाँ वगैरह लोहे की, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जो चटाइयाँ बनाते हैं वो हो गए, फावड़े वगैरह जो बनाते हैं वो हो गई, छोटी मोटी लकड़ी की चीज़ें, मतलब हर चीज़, ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, वो इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं, उत्पादन कर लेते हैं, और तैयार माल का या तो स्वयं उपयोग करते हैं या फिर इसे स्थानीय गांव के बाजार में बेच देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। कैसे कि अपना सामान दे देंगे, बदले में धान ले लेंगे, बदले में घी ले लेंगे। गाँव में देखा होगा आपने, ऐसी चीज़ें आदान प्रदान भी होती है।
और ये दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तु यथा खाद्य पदार्थ हैं, कपड़ा हो गया, चटाइयाँ हो गई, बर्तन हो गए, औजार हो गए, फर्नीचर हो गए, जूते हो गए, छोटी मूर्तियाँ हो गई, ये सब उत्पादित की जाते हैं कुटीर उद्योग के अंदर। कितना आसान है, ठीक है। यानी कि द आर्टिशियन यूज लोकल रॉ मटेरियल्स एंड सिंपल टूल्स टू प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स ऑन पार्ट टाइम लेबर, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट्स में बी फॉर कंजप्शन इन द सम हाउस होल्ड और फॉर सेल इन लोकल विलेज मार्केट्स और फॉर बार्टर, ठीक है। बार्टर सिस्टम भी चलता है, बार्टर का मतलब अदला बदली। ये अपने सामान के, आपने देखा हो गाँव में जो बर्तन देने वाले आते हैं वो बर्तन दे देते हैं और उसके बदले में कहते हैं कि जो वो सामान ले लेते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है, सुना है, ठीक है। तो इन कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग एवरीडे प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इंक्लूड फूड स्टफ्स, फैब्रिक, मैट्स, कंटेंट्स, टूल्स, फर्नीचर्स, शूज़ एंड फिगरनेस फ्रॉम वुड, लॉट ऑफ फॉर शूज़, और ये सब आज जितने भी चीज़ें हैं ये यहाँ से पॉटरी एंड ब्रिक्स फॉर क्ले एंड स्टोन, ये सब बातें जो ले लेते हैं ये चीज़ें इनके अंदर आ जाती है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कुटीर उद्योग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी बन सकता है। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। इसमें क्या होता है कि इनके उत्पादन की तकनीक और निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से अलग होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर छोटे पैमाने के उद्योगों में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के उद्योग प्रारंभ किए हैं। ये छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। इसमें क्या है कि हर कोई व्यक्ति जो ज़्यादा स्किल नहीं है, जो ज़्यादा कुशल भी नहीं, ज़्यादा जानता नहीं है, वो भी कर सकता है। ज़्यादा इसमें मशीनरी यूज़ नहीं होती, लेकिन जो बहुत महंगे महंगे मतलब प्रोडक्ट होते हैं उसमें मशीनरी यूज़ होती है। जैसे कि आप कहीं पर ये फैक्ट्री लगाना चाहो यंत्रों की, या फिर आप फैक्ट्री लगाना चाहो ट्रैक्टरों की, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। मैकेनिज्म ये तो फिर वो उसका कोर्स किया इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन बाकी छोटी मोटी जो फैक्ट्रियाँ हैं, ये उद्योग हैं, वो इस लेवल पर बनाए जा सकते हैं जहाँ पर ये छोटे मोटे लोगों, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो भारत, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील की जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग अब ऐसे छोटे पैमाने पर उद्योग या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू करने लग गए हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आप देशों के एग्जाम्पल भी आपको जरूर डालने हैं। तीसरा, बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार होना चाहिए, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल होना चाहिए, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पहले ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पूर्वी यूएसए और यूरोप में स्थापित किए गए थे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूह विभाजित किया जाता है। पहला, परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश, दूसरा उच्च प्रौद्योगिक वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश। सीधा सीधा याद कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होता है, छोटे पैमाने पर तो क्या था कि ज़्यादा सेमी स्किल भी चल जाते, अर्धकुशल भी व्यक्ति आ जाते, लेकिन इसमें पूरे चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, विकसित प्रौद्योगिकी, पूरी टेक्नोलॉजी अच्छे से चाहिए, शक्ति के साधन सब कुछ चाहिए इसमें, क्योंकि ये बड़े लेवल पे काम किया जाता है इसमें, ठीक है। यानी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व लार्ज मार्केट होना चाहिए, वेरियस रॉ मटेरियल होना चाहिए, एनर्मस एनर्जी, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल, काफ़ी सारा पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। अर्लियर दिस इंडस्ट्रीज हैज़ बीन सेटअप द यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड यूरोप, ठीक है। ये शायद इसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये रहा। एग्जाम्पल जरूर डालना हर देशों का, जहाँ तक हो सके 2-3 में डाल देना, भले कि ग्रेट ब्रिटेन हो गया, उत्तरी पूर्वी यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में बी डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ, एज कौन से, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन और दूसरा हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन, 2 हैं, ठीक है। परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश और उच्च प्रौद्योगिक वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश, ये ध्यान रखना। अब नंबर 2 देखो, फिर बता दूं कौन सा नंबर 2 है ये नंबर 2 है अपना, जो अपन ने पढ़ा था ये, इसमें जो नंबर 1 पढ़ लिया कंप्लीट, अब नंबर 2 की बारी आई है, ठीक है। कच्चे माल, रॉ मटेरियल, विनिर्माण उद्योग किसके आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है। बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल देख लेते हैं, आ जाओ इधर, ये रहा। इसमें 4 पढ़ेंगे अपन। पहला, कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल, ठीक है। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तीसरा, रसायन आधारित उद्योग यानी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। चौथा, वनों पर आधारित उद्योग, फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री। और 5वां है पशु आधारित उद्योग, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। ये 5 कच्चे माल पर आधारित है, पांचों के पांचों, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चार्ट याद होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं,
तो पांचों के नाम याद करो, फिर पांचों के बारे में जानेंगे, एक एक उठाते हैं। पहले लेते हैं अपन कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये रही कृषि आधारित उद्योग। कौन कैसे कि कृषि के अंतर्गत खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण तथा नगरीय बाजारों में कृषि आधारित उद्योगों द्वारा भेजा जाता है। कृषि व्यापार एक प्रकार की वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक कृषि है, और कृषि व्यापार फार्म आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। बहुत सिंपल है कि इसमें खेतों से प्राप्त, मेनली एग्रीकल्चर का मतलब खेती है, खेती से प्राप्त, चाहे वो गेहूँ हो उससे बिस्किट जो बनता हो, ऐसे ही सब्जियाँ हो जो मार्केट में आती हो, हर चीज़ वही जो खेती से प्राप्त होती है। लेकिन एक ये भी ध्यान रखना कि कृषि व्यापार एक प्रकार की वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक कृषि होती है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फील्ड एंड द फार्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट्स। एग्री बिजनेस या एग्रो बिजनेस इज कॉमर्शियल फार्मिंग ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल, ऑफ्टन फाइनेंस्ड बाय बिजनेस, ठीक है, फाइनेंस बाय बिजनेस। और एग्रो बिजनेस या एग्री बिजनेस फार्म्स आर मैकेनाइज्ड, लार्ज इन साइज, हाईली स्ट्रक्चर्ड, रिलायंट इन केमिकल्स। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज एग्रो फैक्ट्रीज, जिसको हम कह सकते हैं कि कृषि कारखाने, इनको कृषि कारखाने भी कहते हैं। तो अपने दो नंबर का पहला पॉइंट पढ़ लिया है। 2 नंबर का दूसरा पॉइंट, हालांकि दूसरा भी पूरा नहीं हुआ है, इसी में कंटिन्यू, इस दूसरे के अंदर ही दूसरे का क्या मान सकते हो, दूसरे का ए, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं सेकंड, जो फर्स्ट था ना उस फर्स्ट का ही ए, फर्स्ट में भी ए लिख लेना। फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रसंस्करण, कृषि से तैयार खाद्य में मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना तथा मिठाइयाँ शामिल की जाती है भोजन प्रसंस्करण में। मतलब कि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, एग्रो प्रोसेस इंक्लूड कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड इसको अपन बोल सकते हैं कॉन्फेक्शनरी, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, इसमें प्रमुख उद्योग, हाँ फिर सुना मेरी बात, ये जो अपन कच्चे माल पर आधारित पढ़ रहे हैं उसमें नंबर 1 पढ़ रहे हैं कृषि आधारित उद्योग, है ना, यानी कि अपन इसमें पढ़ रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब किसी भी इंडस्ट्री पढ़ेंगे ना, नंबर 1 पढ़ा, जैसे ये पढ़ा, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी ना वो ये होगी कि प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं उसके अंदर। एग्जाम में मेजर इंडस्ट्री हर किसी में बताऊंगा मैं, पांचों में हर ये एक बार टॉपिक हेडिंग में प्रमुख उद्योग मेजर इंडस्ट्री हर बार काम आएगी, ध्यान रखना। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना, प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में है भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, फलों के रस, पेय पदार्थ जिसमें चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल एवं वस्त्र यानी सूती वस्त्र, रेशमी, जूट, ये सब, तथा रबड़ उद्योग शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर सुन लेना, प्रमुख उद्योग हर बार अलग से पूछा जाता है। मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूस, बेवरेज जिसमें टी, कॉफी एंड कोकोआ, स्पाइसेस, ऑयल एंड टेक्सटाइल जिसमें कॉटन, जूट और सिल्क, ये सब, रबर एक्सेट्रा, ये इसके अंदर आते हैं। जैसे कि दूसरा क्या है, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तो इसमें मैंने लिखा है प्रमुख उद्योग, यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर भी मेजर मिनरल, मतलब सभी के अंदर प्रमुख उद्योग, मेजर मिनरल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछे जाते हैं, इसको अलग से पढ़ना। खनिज आधारित उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक, इतना सा लिखना है। दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल। इसमें क्या क्या आते हैं, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, प्रमुख है लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन और डिब्बों का निर्माण आदि उद्योग इसके अंदर शामिल हैं। सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, ये है खनिज आधारित, ठीक है। होता क्या है कि ये सब बनते हैं मेटल से, धातुओं से, और धातु हमेशा खनन से निकाली जाती है, चाहे वो सीसा हो, चाहे जस्ता हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, ठीक है। ये सब खुदाई करने से निकलती है, इन सब की माइंस होती है, खाने होती है। बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, लेड एंड जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, सीमेंट, पॉटरी, एयरक्राफ्ट, शिप, मोटर व्हीकल्स, रेलवे इंजन्स एंड कोचेस, ये सब बनाने के लिए ये सब मेनली उद्योग प्रमुख खनिज में आते हैं। नंबर 3 है रसायन आधारित उद्योग, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, पहले इसके बारे में जान लें थोड़ा सा, कि रसायन आधारित उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। इसमें कौन कौन से उद्योग आएंगे, इसमें आएंगे पेट्रो रसायन, हालांकि यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पर ना भी लिखो चल जाएगा, यहाँ से लिख देना सीधा ही, पेट्रो रसायन, नमक, गंधक, पोटाश, कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं रसायन में।
ये सब बातें, ये चैप्टर अब आपको सिर्फ फैक्चुअल हो जाएगा, सीधा सीधा याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करके याद करो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई समझने वाली बात भी नहीं है, सीधा सीधा याद करना पड़ेगा। मैं इसको पोटास को पोटास ही बोलूँगा और क्या बोलूँगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें आपको सीधी याद करनी है। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड पेट्रोकेमिकल, सोल्ट, सल्फर, पोटास, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा इंडस्ट्री जो है इसके अंदर जो है आ जाती है। नंबर 4, वनों पर आधारित उद्योग, फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या आता है कि वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपजें कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे कि फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं लाख उद्योग के लिए लाखों वन से ही बांस, और लाख उद्योग के लिए जो लाख प्राप्त की जाती है वो भी वनों से ही लाख मिलता है हमें। कौन कौन से प्रमुख उद्योग है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया, मैं कर देता हूँ। मेजर इंडस्ट्री इसमें है वनों पर आधारित उद्योगों के अंतर्गत फर्नीचर, कागज व लाख आदि आते हैं। हालांकि अपने ऊपर भी लिख दिया तो वही चीज़ यहाँ है। फर्नीचर, पेपर एंड लाख एक्सेट्रा कम अंडर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो फर्नीचर, मतलब वनों से हमें क्या मिलता है, वनों से मिलती है लकड़ी, और लकड़ी किसके काम आता है, लकड़ी में आप मेनली फर्नीचर में काम आती है लकड़ी। दूसरा कागज और लाख, तीनों के अंदर फर्नीचर का यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ईजी है। 5वां, पशु आधारित उद्योग। पशु में क्या मिलेगा, चमड़ा या फिर ऊन मिल जाएगी या फिर दूध। तो चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन प्राप्त की जाती है। उद्योग में क्या आ जाएंगे, इसमें चमड़ा, ऊनी वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित सामग्री आदि इसमें उद्योग शामिल किए जाते हैं। ये मेनली उद्योग है। एनिमल बेस में क्या, लेदर एंड वुल इज मेजर रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री, वुल फॉर वुल टेक्सटाइल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें बेसिकली एनिमल से मिलता है। अगर आपसे पूछे मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में इसमें आ जाएंगे इंडस्ट्रीज लाइक लेदर, वुलन क्लॉथ्स, मटेरियल्स मेड फ्रॉम एलिफेंट्स टस्क एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। इसमें ये शामिल हैं जो कि वैसे इजी लग रहे हैं आपको। ये हो गए 5, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो अपन मैंने चार्ट लिया था 5 के 5 मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आएगी जो अपन ने यहाँ पढ़ी थी, ये कौन सी, अब बात करेंगे उत्पाद या फिर यानी कि विनिर्माण उद्योग उत्पाद के आधार पर, बेस्ड ऑन क्या बोलेंगे अपन, प्रोडक्ट या आउटपुट। 3 नंबर की बारी है। अब देखते हैं 3 नंबर क्या मामला है 3 नंबर का, और ये अपना मिलेगा अपन को, ये रहा ये नेक्स्ट। पहले तो ये था जो अपन अभी पढ़ लिया, अभी ये नंबर 3, उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट। इसमें क्या आएंगे, इसमें 2 है मेन, आधारभूत उद्योग बेसिक इंडस्ट्री, जिसमें लौह इस्पात उद्योग आता है, यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री आती है। दूसरा उपभोक्ता सामान कंज्यूमर गुड्स, उसमें 3 है, बिस्किट आ जाते हैं, व्हीकल्स आ जाते हैं, जिसमें कार स्कूटर ये सब आ जाते हैं, और तीसरा टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र आ जाते हैं। 3 ये चार्ट ही वैसे इसके अंदर बहुत है, लेकिन फिर मैंने इसको थ्योरी में और लिखा है थोड़ा सा। देखो इसकी थ्योरी क्या बनेगी, बस इतनी सी थ्योरी है इसके अंदर, ज़्यादा है भी नहीं। उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग, एक तो पहली बात तो ये, अगर आपको चार्ट याद हो जाता है तो वो थ्योरी भी आपको ईजी लगेगी, वरना इसका थोड़ा सा और देख लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी है नहीं वैसे, ठीक है। तो वे उद्योग जिन एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है, बेसिक इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर रोटी या ब्रेड एक ही बात है, एवं बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविज़न एवं श्रृंगार सामान जो सजने में काम आता है इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ये 2 बातें हो गई। देखो ये वाली, ये तो थी आधारभूत उद्योग, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग आ जाता है, ठीक है। और दूसरा है उपभोक्ता कंज्यूमर गुड्स, जिसमें बिस्किट वीकल सब आता है, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो मैं ऐसे नंबरिंग भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ये नंबर 1 और ये आपका नंबर 2। हालांकि मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा है, उदाहरण के तौर पर ना भी लिखोगे तो भी सीधी डेफिनेशन शुरू हो जाएगी यहाँ से, तो भी ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आ गई ना आपके। ये तो हो गया आपके आधारभूत उद्योग, यानी कि जिसे हम कहते हैं गैर आधारभूत उद्योग, वो है आधारभूत उद्योग, यानी कि ये हो जाएंगे आपके नॉन बेसिक इंडस्ट्री, और वो हो जाएगी बेसिक इंडस्ट्री। दोनों समझ में आ गई, जिसमें कि इसमें आ जाएगी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ब्रेड एंड बिस्किट्स, टी शॉप एंड क्या हो जाएगा, क्या था इसमें, कागज, टेलीविज़न वगैरह, और पेपर ऑफ राइटिंग, टेलीविज़न एक्सेट्रा आर कंज्यूमर गुड्स, इसके अंदर ये आ जाएंगे आपके। बहुत ईजी है ना, इसको ज़रूर समझते हुए चलना।
नंबर 4, कौन सा नंबर 4? ये वाला नंबर 4 जो अपन ने स्टार्टिंग में ये बनाया था, ये स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप, बेस्ड ऑन ओनरशिप। इसमें तो ज़्यादा है भी नहीं, इसमें भी 3 ही पॉइंट अपन को देखने को मिलेंगे। ये देखो, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आपके सामने 3 है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, 1 2 3, 1 2 3, 3 है आपके सामने, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र, स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक के आधार पर। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। मतलब मैं इसको 3 बातों में तोड़ सकता हूं। पहला सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र, तीसरा संयुक्त क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। 3 बातें इसके अंदर है। आप इन तीनों वर्णों को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो चाहो तो। सार्वजनिक जो सबका हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में अधीन हैं भी, ठीक है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं, जैसा कि इंडिया। भारत के अंदर कैसी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन से होंगे? यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज आर owned and managed by government. In India, there were a number of public sector undertaking. Socialist countries have many state-owned industries और mixed economy have both public and private sector enterprises, दोनों यहाँ मिल जाते हैं। दूसरा, निजी क्षेत्र, निजी मतलब खुद का, प्राइवेट। निजी क्षेत्र के उद्योगों स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये मतलब खुद मालिक होते हैं, लाइक स्कूलें वगैरह हो गई, और भी जैसे खूब सारे लोग ऐसे इनके खुद की खाने हैं, खुद की माइंस है, खूब सारी खुद की फैक्ट्रियाँ हैं, वो सब, ठीक है। ये निजी संगठनों के द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र होते हैं। जैसे भारत कैपिटलिस्ट नहीं है, भारत पूंजीवादी नहीं है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जहाँ पर पूंजीवादी हैं, जो कैपिटलिस्ट सोच वाले लोग हैं, वहाँ पर सारा मोस्टली काम जो प्राइवेट है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइवेट को दिया जाएगा मुनाफा उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन गरीब उसमें मारा जाता है, ये भी गड़बड़ हो जाती है। तो जहाँ पर गरीब लोग रहते हो, खूब सारे लोग जहाँ गरीब, लाइक इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये काम के नहीं है। तो ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर, दीज आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंडस्ट्रीज आर जनरली ऑन प्राइवेट, ठीक है। तीसरा, संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। यानी कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर समटाइम द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर एस्टेब्लिश एंड मैनेज द इंडस्ट्री। ये दोनों मिला जुला असर इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने चारों कंप्लीट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट दिया था वो। अब नई हेडिंग लगाओ आप, वो है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन्स। कौन कौन से हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि धुएं की चिमनी वाला उद्योग किसे कहते हैं, कि परंपरागत बड़े पैमाने उद्योग। ये देखेंगे आपने, जो ईंटें देखी, ईंटें, जो ईंटों का भट्टा बोलते हैं, बेसिकली ईंटों का भट्टा यहाँ राजस्थान की लैंग्वेज में, वैसे जो ब्रिक्स बनती है, ईंटें जो बनती है, और लोहे की लंबी सी चिमनी होती है और ऊपर जाके धुआं निकल रहा होता है। ये सब ट्रेडिशनल परंपरागत है, जो पहले पीढ़ियों चलते आ रहे हैं ये सब। दीज आर बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री ऑफ्टन लोकेटेड नियर कोल फील्ड एंड engaged in metal smelting, heavy engineering, chemical manufacturing, textile production, और these industry are known as smokestack industry, ठीक है। इसी के बारे में थोड़ा और लिखेंगे कि इनकी आप पहचान कैसे करोगे। परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों के पहचान बिंदु निम्न है। बहुत शानदार नोट्स हैं, प्रॉपर तरीके से आपके, प्रॉपर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रीजन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, कैसे? पहला, कि निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। उच्च गृह घनत्व, जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं और सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। वातावरण अनाकर्षक होता है, जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषक होता है। बेरोजगारी की समस्या होती है। उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से, कारखाने बंद होने के कारण प्रत्येक भूमि का क्षेत्र, ये सब है। बिल्कुल सही। देखो होता क्या है, पहली बात तो पोल्यूशन ज़्यादा होता है, गंदगी चारों ओर फैली रहती है। घर बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये सब गरीबों के काम है, यहाँ मशीनरी है नहीं, धुआं ज़्यादा है। और क्योंकि ये परंपरागत है, जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, कभी उनका भला हुआ है क्या आपने?
देखना अपने बुजुर्गों को खास प्रॉपर्टी नहीं थी जो बहुत पुराने थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी आने की वजह से लोग पैसा कमा सकते हैं, अपना ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। हाई प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाई डेंसिटी हाउसिंग ऑप्शन ऑफ इंटरफेयर टाइप एंड पोर सर्विसेज होती है। मतलब ना तो कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनती है, ना कोई गारंटी है कोई चीज़ की, ना कोई टाइम पे कोई सामान भेजेंगे, गरीब लोग रहते हैं, गंदगी चारों वो सब रहता है, अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट रहता है, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, वेस्ट हीप्स एंड सो प्रॉब्लम ऑन एम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन एंड डटलेक्ट एंड बहुत सारे कॉज ऑफ क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड। ज़्यादा इनकी डिमांड भी ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए खूब सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी है जो बंद होने हो गई है और फालतू वहाँ की ज़मीन जो वेस्ट गई है। और नेक्स्ट सबसे बड़ी हेडिंग है लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपको लगानी है आयरन स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम 100% आएगा। ठीक है, देखो आंसर, लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार हैं। कैसे? लोहा हर जगह काम आता है, लोहे से गाड़ियाँ बनी होती है, लोहे से औजार बने होते हैं, लोहे बिना कुछ नहीं है। लोहे के आप टिन शर्ट लगाओगे, मतलब हर जगह से लोहा लोहा लोहा, क्योंकि जहाँ मशीन यूज होती है वहाँ लोहा यूज होता है बेसिकली। तो इसलिए ये सभी उद्योगों का आधार हैं, इसी कारण से आधारभूत उद्योग कहा जाता है। समझ में आ गई? ओके, ये आधारभूत इसलिए हैं क्योंकि ये अन्य उद्योगों यथा मशीन हो गया, औजार हो गई, जो कि आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है, इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। इसे कौन सा उद्योग कहते हैं? भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में। जैसे आप देखी होगी ट्रक, देखिए ट्रक कितनी भारी होती है। ट्रक के बाद में सड़क बनाते हैं तो रोलर देखा होगा जो सड़क को सीधा करता है, कितना हैवी रॉ मटेरियल कच्चा लोहा उसमें यूज करके पका के बनाते हैं। मतलब हर जगह यूज होता है लोहा, इसलिए इसको भारी उद्योग भी कहते हैं। बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं उसके उत्पाद भी बहुत भारी। लोहे की कोई भी चीज़ हो हमेशा भारी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। बीइंग ए बेसिक इंडस्ट्री, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी उसमें भी नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है, बाकी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए बेसिक इंडस्ट्री. It is a basic because it provides raw material for other industries such as machine tools used for further production. It may also be called heavy industry because it uses large quantity of bulky raw materials and its products are also heavy. इसके सारे प्रोडक्ट भी heavy होते हैं। अब दूसरी बात, ये बनती कैसे, निर्माण प्रक्रिया क्या है इसकी? तो निर्माण प्रक्रिया देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि लोहा निकालने के लिए लोहा एस को झोंका भट्टियों में कार्बन यानी कोक एवं चूना पत्थर के साथ परगलन किया जाता है। देखा होगा लोहे को कैसे भट्टी में डालते हैं। ठीक है, झोंका भट्टी मतलब जैसे भट्टी में झोंक दिया जाता है उसको, और फिर पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तब उसे कच्चा लोहा कहा जाता है। इसी कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बना लिया जाता है। ये प्रोसेस अच्छे से याद कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अलग से पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना अच्छे से। यानी कि आयरन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आयरन और बाय स्मेल्टिंग एंड ब्लास्ट फर्नेस विथ कार्बन जिसको एंड लाइमस्टोन। ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। और द मोल्टन आयरन इज कूल्ड एंड मोल्डेड टू फ्रॉम एपिक आयरन विच इज कोज्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू स्टील बाय एडिंग स्ट्रेंथ मैग्नीज, जो हमें इस यूज़ करेंगे इसमें स्ट्रेंथिंग मटेरियल लाइक मैग्नीज मिलाने के बाद में ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इस्पात। ये चीज़ है। फिर लोहा इस्पात उद्योग को स्थानीयकरण के प्रमुख कारण, मतलब इसका मेन रीजन फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। लोकलाइजेशन क्या है इसका, स्थानीयकरण क्या है, क्यों है लोहा इस्पात उद्योग का? इसके पीछे एक तो ये है कच्चे माल की उपलब्धता, ये है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप रही है, जहाँ पर उसको ईजिली रॉ मटेरियल लोहा अयस्क मिल जाए, आयरन और जहाँ मिल जाएगा ईजिली, वहीं पर इसकी जो है इसकी इस्पात फैक्ट्री या जाए वो लगाई जाएगी, क्योंकि ये भारी होता है। जहाँ लो अयस्क कोयला, मैग्नीज और चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता हो, या ऐसे स्थान पर भी स्थापित किया जा सकता है जहाँ कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जा सके, यानी कि एज लाइक यथा मतलब जैसे कि, इस यथा का मतलब क्या है? जैसे कि पतन के समीप, पतन मतलब बंदरगाह वगैरह, शिप जहाजों से जहाँ पहुँचा दिया जाता है उसके पास में इसको लगाया जा सकता है। लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनली लोकेटेड क्लोज टू द sources of raw material like iron ore, coal, manganese and limestone, और या फिर places where these could be easily brought, example near ports के आसपास में इसको लगाया जाता है। ये कारण है। तो दूसरा है बाजार का समीप होना, क्लोजनेस टू मार्केट,
यानी कि छोटे इस्पात के कारखाने जिनका निर्माण और प्रचलन जो थोड़ा क्रम महंगा है, तो इसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है, बिल्कुल इजीली मिल जाता है। ठीक है, और इन मिनी स्टील माइल्स एक्सेस टू मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इनपुट्स, और दीज आर लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड ऑपरेट एंड कैन बी लोकेटेड नियर मार्केट बिकॉज ऑफ एविडेंस ऑफ स्क्रैप मेटल विच इज़ द मेन इनपुट। तीसरा, विशाल संगठित संयंत्रों का उपयोग करना, यानी कि परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों के द्वारा ही किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात का निर्माण होता है उसकी संख्या ज़्यादा स्थापित होने लग गई है। तो ये भी है, विशाल संगठित संयंत्र उपयोग करना भी इसका एक मेन कारण है। यूजिंग लार्ज integrated plants. Traditionally, most of the steel was produced by large integrated plants, but currently mini mills are limited to just one step process. Steel making more numbers are being installed. ये भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो है एक प्रक्रिया इस्पात का निर्माण भी हुआ है जो अधिक संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं। ये कारण था इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या तैयार किया अपन ने, लोहा इस्पात उद्योग होता क्या है, उसके निर्माण की प्रक्रिया यानी कि उसके बनने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पड़ी, उसके बाद में इसके स्थानीयकरण के प्रमुख क्या कारण वजह थे, वो 3 कारण अपने लोकलाइजेशन के 3 कारण पढ़े अपने, तीनों हो गए। और नेक्स्ट है विश्व में लोहा इस्पात का वितरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा फैक्चुअल है, सीधा इसको तो याद ही करना पड़ेगा समझते हुए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन स्टील इन द वर्ल्ड, पहले अपन लेंगे अमेरिका, यूएसए। तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो है उत्तरी अल्पेशियन प्रदेश, यानी कि जिसमें आते हैं पिट्सबर्ग, महान झील क्षेत्र में शिकागो, गेरी, इरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो एवं डुलूथ तथा अटलांटिक तट पर स्पैरोज पॉइंट एवं मॉरिस विले है। अब देखो करना क्या है, इतने सारे नहीं याद होते, किसी को भी नहीं होते, अभी हो जाएंगे फिर भूल जाओगे, बहुत सारे सब्जेक्ट का बर्डन होता है। कोई दो तीन नाम आपको याद रखना है यूएसए के, कोई भी 2-3 जगह, ठीक है बस। इनके अलावा इस उद्योग का विस्तार है वो दक्षिण राज्य अलाबामा में हुआ है। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब कम हो रहा है, जिस कारण इस क्षेत्र को जंग का कटोरा, ऐसी बातें आ जाती है कि जंग का कटोरा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पिट्सबर्ग वाले इलाके, क्योंकि वहाँ पर अब जंग लग गया है। कहने मतलब क्या है कि काम ठप पड़ गया है, पहले तो यहाँ पर बहुत लोहा होता था, लेकिन अब जंग का कटोरा कह दिया, मतलब अब उसको जंग लग गया, अब उसमें दम नहीं रहा, ये चीज़ है, उसका वैल्यू अब कम हो गई। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ से अपन देखेंगे, हाँ इट हैज़ नाउ बिकम द रस्ट बॉल, ठीक है, रस्ट बॉल ऑफ यूएसए, रस्ट बॉल। बाकी तो हिंदी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं, जगह के नाम है वो सीधे याद करने, लेकिन रस्ट बॉल का पूछ सकता है भाई, 1 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है कि जंग का कटोरा किसे कहते हैं। पिट्सबर्ग यूएसए के अंदर जिसमें लोहा इस्पात का कारखाना है, आयरन स्टील इंडस्ट्री जहाँ पर थी, उसको कहा जाता है, ठीक है, रस्ट बॉल। दूसरा यूरोप के अंदर थोड़े ज़्यादा फैक्ट हैं, थोड़े से 5 पॉइंट है, कोई भी 2-3 कर लेना बहुत है। क्या क्या है कि यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और रूस लोहा इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश हैं। यही तो बात है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे यही तो मारते हैं सभी को, ये ऐसे याद करने पड़ते हैं वहाँ पर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारे के सारे ऐसे फैक्ट ही फैक्ट, थ्योरी नहीं है, फैक्ट ज़्यादा है, इसलिए ये सब बातें अपन को याद रखनी पड़ती है। और यहाँ पर वही जीतता है जो याद कर लेता है, ठीक है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि जितने भी नाम लिए सब के बारे में अलग अलग फैक्ट्री हैं इसके अंदर, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर माइनस लगा देना, मतलब माइनस का नाम है क्या, सॉरी, वो पॉइंट में लगा देना। आगे नेक्स्ट ग्रेट ब्रिटेन, अगली हेडिंग थी जर्मनी, ठीक है, और अगली हेडिंग है फ्रांस, और फिर है सोवियत रूस और यूक्रेन, 5 के बारे में लिख रखा है। कौन कौन सी जगह है ग्रेट ब्रिटेन में है, बर्मिंगम, शेफील्ड, यहाँ पर 2 जगह, बर्मिंगम और शेफील्ड। और जर्मनी में याद कर लेना आप, डुइसबर्ग, डॉर्टमुंड, डुसलडोर्फ और एसेन। फ्रांस में ली क्रीसोट, सेंट एटिनी, और सोवियत रशिया के अंदर इसमें हो जाएगा आपके मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेडस्क और तुला। फिर यूक्रेन में इसमें क्रीबोई रोग और दोनेत्स्क, ये 2 जगह हैं, दोनेत्स्क और क्रीबोई रॉक। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इनका, लेकिन हाँ एक भी याद हो जाता ठीक है, वरना ये लाइन याद कर लेना तो भी काम चल सकता है। यूरोप में यूरोप मतलब ये महाद्वीप है पूरा, यूरोप कॉन्टिनेंट है, पूरा महाद्वीप को लिया गया है, उसमें ये देश है जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने या फैक्ट्रियाँ हैं। एशिया के अंदर अगर बात करें तो उसमें है जापान, चाइना और इंडिया, 3 मेन है। जापान में नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा 3 जगह हैं।
चीन में शंघाई है, तेनिस्त है और वुहान है। और भारत में जमशेदपुर है, कुल्टी बुरहानपुर है, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम और भद्रावती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद करने पड़ेंगे। भारत का तो एक भी स्कीम मत करना, बाकी दो तीन चल जाएंगे, ये भारत के हैं। ठीक है, ये आ गया एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप और ये यूएसए। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया भाई, मतलब अपने लोएस्ट से कितने क्वेश्चन ले लिए। पहले अपन लिया कि लोहा इस्पात उद्योग यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री है क्या, उसके बारे में जाना, उसकी प्रोसेस को जाना। उसके बाद में उसके एक मेन कारण क्या है कि कहाँ पर इसको लगाया जाता है, उसकी फैक्ट्री बनने के क्या कारण, 3 कारण पढ़े अपन ने। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, वितरण, उसमें नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 एशिया, नंबर 3 ही पढ़े। ये 3 आपके कोर्स में हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग लगाओ, नई हेडिंग लगाओ, और वो हेडिंग है सूती कपड़ा उद्योग के विकास हेतु प्रमुख कारक। ठीक है, सूती कपड़ा, मेजर फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहला, श्रमिकों की आवश्यकता बहुत पड़ती है भाई इसके अंदर, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स। देखो कि सूती कपड़ा उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मतलब चरखा वैसे जिसे कहते थे पहले, और ये एक अर्धकुशल श्रमिकों को भी रोजगार प्रदान करता है। बिल्कुल, चरखा कोई भी चला लेता है, हथकरघे वाला काम तो कोई भी कर सकता है, काफ़ी लोगों को इसमें काम भी मिलता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कमी होती है। ठीक है, सेकंड, यंत्रों का प्रयोग करना। बिजली करघों में से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग, ज़्यादा मशीनरी होती है पूरी की पूरी। ठीक है, फैक्ट्रियाँ लगती है, अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, उत्पादन भी ज़्यादा हो जाता है। ये थोड़ा सा इसमें श्रमिक ज़्यादा लगते हैं, लेकिन रोजगार भी तो मिलता है। इस मशीनों में काम फास्ट होता है और श्रमिक कम लगते हैं। ठीक है, यानी इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर। ठीक है, हैंडलूम सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन सेमी स्किल्ड वर्कर्स। अर्धकुशल श्रमिक भी इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मशीनरी वाले में पूरे स्किल होने चाहिए, जानकार होने चाहिए। इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यूज ऑफ मैकेनिज्म इसमें कि द पावरलूम सेक्टर इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म, ठीक है, सॉरी मशीन्स एंड बिकम्स लेस लेबर इंटेंसिव एंड देमसेल्फ प्रोडक्शन भी इंक्रीज, इसके अंदर इंक्रीजेस होता है। ठीक है, पूंजी की आवश्यकता का होना, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और किंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, ये चीज़ तो है। कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड प्रोड्यूसेस फाइन क्लॉथ इन बल्क मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी का कपड़ा तैयार हो जाता है। चौथा, कपास आवश्यक कच्चा माल होना। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उत्तम किस्म की कपास आवश्यक कच्चा माल है। विश्व में उत्पादित कुल कपास के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। लगभग 50% जितने भी देश है, मात्र इन 5-6 देशों में 50% हो ही जाता है। बाकी देख लो, बाकी सब मिला के 50% नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ईजी था। फिर 5वां, आयातित कपास से वस्त्र निर्माण करना। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान आयातित धागे से सूती व कपड़ों का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप महाद्वीप विश्व के लगभग आधे कपास का आयात करता है। कौन? अकेला यूरोप महाद्वीप। हालांकि जापान में भी होता है, उत्तरी पश्चिम यूरोप में भी होता है, ग्रेट ब्रिटेन में भी होता है, लेकिन अकेला ये लगभग आधे से आधे कपास का कर देता है। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि लगभग 50% कपास का उत्पादन या फिर कॉटन का जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है? वो कर देता है यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल फ्रॉम imported cotton. The UK, northern western Europe countries and Japan also produce cotton textile made from imported yarn. Europe alone, Europe अकेला accounts for nearly half of the world's cotton imports. छठा, कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पेट विथ सिंथेटिक फाइबर। कैसे? कि वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है वर्तमान में। ठीक है, जिसके कारण अनेक देशों में इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। देखो क्या बात लिखी हुई है कि सूती वस्त्र उद्योग को जो कृत्रिम रेशा लोग बना लेते हैं भाई, जैसे ही जीन्स वगैरह बन जाती है, ये जितनी भी पैंट होती है ये सब कृत्रिम रेशे से तैयार कर लेते हैं वो लोग। सूती अब लोगों के सामने एक कंपटीशन हो गया, लोग सूती के ऊपर ज़्यादा साइड कर लेते हैं, उनको ज़्यादा खरीदते हैं। ये कंपटीशन हो गया थोड़ा सूती वस्त्र कपड़ों के साथ में, क्योंकि इस जैसा लोग नेचुरल खुद बना लेते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल फाइबर तैयार कर लेते हैं। इस वजह से सूती कपड़े को थोड़ी सी जो है वो कॉम्पीट किया जा रहा है। इंडस्ट्री हैज़ टू वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन विद सिंथेटिक फाइबर, हैंस इट हैज़ नाउ सोन ए डिक्लाइन ट्रेंड इन मैनी कंट्रीज। बहुत जगह इसको कोई खास इसमें ट्रेंडिंग रही नहीं इसकी। विद द
साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री चेंज। इसलिए क्या क्या कि वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी सुधार से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, ये जितनी टेक्नोलॉजी आई है ना, इस वजह से कुछ बिजनेस भी डिस्टर्ब हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फायदा हुआ तो नुकसान भी साथ में हो ही रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके अंदर यह था, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योगों में काफ़ी प्रगति की, किंतु अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। वर्तमान में ये उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया है जहां श्रम लागत कम है। बाकी सूती का मामला डाउन जा रहा है। ठीक है, एज जर्मनी रिकॉर्डेड कंस्टेंट ग्रोथ इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल द 70s, बट नाउ इट हैज़ डिक्लाइन। इट हैज़ शिफ्टेड लेस डेवलप्ड कंट्रीज वेयर लेबर कॉस्ट आर लो। ये बस सिर्फ वहीं पर काम करें जहाँ पर लेबर सस्ता हो, क्योंकि ये मशीनों से काम कम होता है। इसमें मशीन भी लगती है तो मशीन भी ज़्यादा लगती है और टाइम ज़्यादा लगता है। जहाँ लेबर सस्ता मिल जाए तब ये वहाँ पर ये काम ज़्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल जर्मनी का इसमें लिया है, तो आप जर्मनी का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। अब बात आती है, जैसे मैंने पढ़ा था ना कि लोहा एस के जो मतलब आयरन स्टील की इंडस्ट्री कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अपन ने 5 पढ़ा था, यूएसए पढ़ा था, 3 पढ़ा था, यूएसए पढ़ा था अपन ने, और अपन ने पढ़ा था इंडिया पढ़ा था ना, ये 3 देखो, ये एशिया पढ़ा था, हाँ, यूरोप, एशिया और इंडिया, मतलब यूरोप, एशिया और यूएसए। वैसे ही इसका भी वितरण कहाँ कहाँ पर हुआ है अपन को देखना है। किसका? इसका। तो ये वितरण है सूती वस्त्र उद्योग का, कहाँ कहाँ पर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, मतलब हर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाएगा विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन केंद्रों में प्रमुख राज्य अमेरिका है, चीन है, भारत है, ब्रिटेन आदि देशों में है। भारत में भी गुजरात और महाराष्ट्र, इनमें ज़्यादा जो है दृष्टि से प्रमुख उत्पादन किया जाता है। अगला नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, जो टेक्नोलॉजी आई है, उच्च प्रौद्योगिकी आजकल जो आई है, इसका कुछ क्या मामला है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं, ये आपकी बुक में एज इट इज हेडिंग है, बस इसके बारे में देख लेते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इसमें 4-5 पॉइंट में लिखे हैं, वो एज इट इज लिख लेना। कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। मतलब ये हाई टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है कि नवीनतम पीढ़ी है, मतलब अभी एज लाइक जो अभी की आई हुई ये मतलब टेक्नोलॉजी है, इसमें इंजीनियरिंग आ जाता है, पूरे इंजीनियरिंग उत्पाद काम में लिए जाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से काम किया जाता है, सोच समझ के काम किया जाता है। अगर कोई चीज़ खराबी हो जाती है उसको वापस से काम में लिया जा सकता है। बहुत सारा सिस्टम है इसके अंदर है। तो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, और इट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लीडिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडवांस्ड साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर। दूसरा, इसमें संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग है वो व्यवसायिक यानी सफ़ेद कॉलर का होता है। व्यवसायिक बिजनेस वाले लोग इसमें ज़्यादा होते हैं, और ये उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन है। नीला कॉलर जो अपने पढ़ा, नीली, लाल और ये सफ़ेद कॉलर, इन श्रमिकों की संख्या से अधिक होते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोफेशनल वाइट कलर वर्कर्स मेकअप ए लार्ज शेयर ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। दिस हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट जो ग्रेटली आउटनंबर ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी ब्लू कलर उनसे ये थोड़े ज़्यादा होते हैं। हालांकि मैं कभी एक छोटी सी लिस्ट बना दूंगा, उसमें ब्लू, रेड सब उसके बारे में बता भी दूंगा, पिछले क्लास में आपको बताया भी था। ठीक है, तीसरा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन यानी कि तथा निर्माण तथा पिघलाने वाले शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक औषधि उत्पाद प्रमुख रखते हैं। चौथा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के परिदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों, भंडार क्षेत्रों के स्थान पर नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय और प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। साफ सुथरे और बिखरे हुए, ठीक है ना, यानी रोबोटिक्स ऑफ असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD, एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस एंड द कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंड फार्माक्चुअल प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजिशन। और इन हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री nearly spaced, low, modern, dispersed office plant, lab building rather than massive assembly structure factories and storage mark in high technology industrial and scene। मतलब इसको देखने को ये सब मिलती है, ये वाली चीज़ भी है। तो 4-5 पॉइंट है, देख लेंगे। 2 पॉइंट और है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए नियोजित व्यवस्था पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। एक छोटा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहाँ किसे कहते हैं? तो यानी वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप एक जगह है सिलिकन घाटी, और सिएटल के समीप है
सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण भी हैं। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है भाई कि प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझे तो लिख देना। हाई टेक्नोलॉजी, हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज आर कोल्ड इसको क्या बोलेंगे हम, टेक्नोपोलिस, है ना। द सिलिकॉन वैली नियर द फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सेटल आर गुड एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोपोलिस। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। ये लास्ट वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अपन अगर देखें तो एक तो वो अपना सूती वाला भी ठीक है, लेकिन आयरन वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, लोहे वाला। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ लेना नोट्स को एक बार, और लाइव टेस्ट बहुत अच्छे से दे देना, तो लगभग आपका जो है मामला कवर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी मुश्किल नहीं था ये चैप्टर। थोड़ी बहुत चीज़ें फैक्ट ज़्यादा हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिक्स टेस्ट टाइप ऐसा लगता है इस चैप्टर में। तो ये था बहुत ज़बरदस्त अपना चैप्टर नंबर 6 मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो आज कंप्लीट होता है। अब एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ा सा लाइव टेस्ट होगा जिसमें जो भी चीज़ छोटी मोटी कोई रह भी गई हो या फिर जो कुछ फैक्ट बनते हो सारे उसमें डाल दिए जाएंगे। अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, ओके।